1872 में एक कमर्शियल पानी का जहाज जिसका नाम होता है मैरी सेलेस्टे, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी से ऑलमोस्ट 1700 बैरल्स का अल्कोहल उस जहाज को पहुंचाना होता है इटली की एक जेनोवा नाम की जगह पर। तो उस जहाज को लेकर ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स निकल पड़ते हैं इस जर्नी पर, और उन 10 लोगों में से एक होते हैं कैप्टन, और एक होती है उनकी वाइफ, और एक होती है उनकी बेटी, और बचे 7 लोग क्रू मेंबर्स होते हैं। तो वो लोग अपना ये ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं और अटलांटिक ओशन के थ्रू वो जहाज जा रहा होता है अपनी मंजिल तक। लेकिन ये सफर शुरू करने के बाद ही 2 हफ्तों तक समुद्र के अंदर काफी भयंकर तूफान होता है, और 2 हफ्तों के बाद ये तूफान कम पड़ जाता है और समुद्र का माहौल काफी शांत हो जाता है। और समुद्र शांत होने के ऑलमोस्ट 9 दिन बाद एक दूसरा जहाज जिसका नाम होता है डी ग्रेशिया, और ये जहाज भी न्यूयॉर्क से पेट्रोलियम को लेकर सेम उसी जगह जा रहा होता है जहां पर मैरी सेलेस्टी को जाना होता है, इटली के जेनोवा नाम की जगह पर। तो जब ये जहाज अपने रास्ते से जा रहा होता है तो बीच समुद्र में इस जहाज के क्रू मेंबर्स को दूर से एक बड़ा जहाज उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक अजीब तरीके से इनकी तरफ आ रहा होता है। और जब वो लोग उस जहाज को और भी ज्यादा पास जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि ये जहाज तो मैरी सेलेस्टी है, जो आज से ऑलमोस्ट 25 दिन पहले न्यूयॉर्क से निकला था इटली के लिए। और जब वो लोग उस जहाज के अंदर जाके देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस जहाज में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। जिन 10 लोगों ने इस जहाज के ऊपर अपना सफर शुरू किया था उनमें से कोई भी इस जहाज के ऊपर नहीं पाया जाता, और साथ ही उस जहाज में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जो इस तरफ इशारा करता हो कि इस जहाज के ऊपर चोरी हुई है, डकैती हुई है, या फिर यहाँ पर आग लगी है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वो 10 के 10 लोग गए तो गए कहाँ। तो अगर हम इस जहाज मैरी सेलेस्टे के बैकग्राउंड को देखें तो इस जहाज ने ऑलमोस्ट अपने 3 कैप्टन्स की जान ली थी, और जिस किसी ने भी इस जहाज को खरीदा इस जहाज ने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और इसी वजह से इस जहाज को शापित जहाज का भी नाम मिला। तो चलिए जानते हैं इस मिस्ट्री के बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस जहाज की जो हम बात कर रहे हैं मैरी सेलेस्टे, इसका स्टार्टिंग में नाम मैरी सेलेस्टे नहीं होता। 1860 में इस जहाज को बनाने की शुरुआत होती है नोवा स्कॉटिया के स्पेंसर्स आइलैंड में, और फाइनली जब ये जहाज बनकर तैयार हो जाता है तो इसको 1861 के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है, और इसको लॉन्चिंग के टाइम पे नाम दिया जाता है अमेज़न। अगर हम इस जहाज की डायमेंशंस के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में इस जहाज की लंबाई होती है 30.3 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 7.8 मीटर, और अगर हम डेप्थ की बात करें तो वो होती है 3.6 मीटर्स। जब स्टार्टिंग में इस जहाज को बनाया गया था और इसको लॉन्च किया गया था तो इस जहाज के मालिक थे एक कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक ग्रुप, और उस ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं तो जब भी वो कोई एक असेट को खरीदते हैं तो उस असेट्स के सारे शेयर्स वो आपस में बांट लेते हैं, और ऐसे वो सभी उसके ओनर्स बन जाते हैं। तो इसी तरीके से इस जहाज के जो स्टार्टिंग में मालिक बनते हैं वो 9 लोग बनते हैं, और उन्हीं 9 लोगों के ग्रुप में एक पर्सन होता है रॉबर्ट मैकलेलन, जो इस जहाज का सबसे पहला कप्तान बनता है। तो जून 1861 में इस जहाज की सबसे पहली ट्रिप होती है, और उस पहली ट्रिप में इस जहाज से लकड़ियां लेकर जानी होती है नोवा स्कॉटिया से लंदन तक। तो जब इस ट्रिप की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम बाद ही जो इस शिप के कैप्टन होते हैं रॉबर्ट मैकलेलन, उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, और धीरे धीरे वो तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, और बाद में पता लगता है कि उनको निमोनिया हो गया है। तो वो वापस उस शिप को मोड़कर नोवा स्कॉटिया ले आते हैं, और वापस नोवा स्कॉटिया आने के बाद फाइनली 19 जून को उस कप्तान की डेथ हो जाती है, और ऐसे पहले कैप्टन की डेथ होती है। लेकिन इसके बाद जो सामान था उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना तो होता ही है। तो ऐसे एक सेकंड कैप्टन आते हैं इस जहाज के, जिनका नाम होता है जॉन नटिंग पार्कर, और वो इस ट्रिप को वापस से स्टार्ट करते हैं और उन लकड़ियों को लेकर जाते हैं लंदन। लेकिन जब वो लंदन जा रहे होते हैं तो रास्ते में काफी सारी परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। लंदन जाते समय ये जहाज एक फिशिंग इक्विपमेंट के साथ टकरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो कैप्टन फाइनली लंदन पहुंच जाते हैं, और वो सारा सामान ड्रॉप करके जब वापस आ रहे होते हैं नोवा स्कॉटिया तो उस वापसी के समय में ये जहाज एक दूसरे जहाज के साथ टकरा जाता है, और वो दूसरा जहाज इस जहाज के साथ टकराने के बाद डूब जाता है, और उस जहाज का कहीं पता नहीं लगता कि आखिर में वो गया कहाँ। लेकिन खैर वो इस ट्रिप को कंप्लीट कर देते हैं, और वो इस शिप के कैप्टन बने रहते हैं आगे के 2 साल के लिए। और इसके बाद 1863 में इस जहाज के एक नए कैप्टन बनते हैं जिनका नाम होता है विलियम थॉमसन, जो कि आगे 4 साल तक इस शिप के कैप्टन रहते हैं। और जब तक वो कैप्टन रहते हैं तो उनके पूरे टर्म के दौरान कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होती इस जहाज के साथ। लेकिन दोस्तों फिर अक्टूबर 1867 में केप ब्रिटेन आइलैंड के पास ये अमेज़न जहाज समुद्री तूफान की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, तो इसका कैप्टन इसे वहीं केप ब्रिटेन आइलैंड के किनारे पर छोड़कर चले जाता है। और उसके बाद ये जहाज एक पर्सन को दिखाई देता है जिसका नाम होता है मैकबिन, और ये उस जहाज को वापस ले आता है, और उसके कुछ समय बाद वो उस जहाज को एक बिजनेसमैन को बेच देता है जिसका नाम होता है रिचर्ड डब्ल्यू हेन्स। और 1868 में रिचर्ड इस जहाज के ऊपर काफी सारा पैसा लगाते हैं और इसे अच्छे से रिपेयर करवाते हैं, और फिर फाइनली वो खुद इसके कैप्टन बन जाते हैं।
और इस जहाज का नाम अमेज़न से कन्वर्ट करके मैरी सेलेस्टे रख दिया जाता है। रिचर्ड ने काफी सारे लोगों से कर्जा लिया होता है और वो कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रिचर्ड उस कर्जे को वापस लौटा नहीं पाता और अक्टूबर 1869 के अंदर रिचर्ड ने जिन लोगों से कर्जा लिया होता है वो लोग इस जहाज को जब्त कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग इस जहाज को दूसरे कंसोर्टियम को बेच देते हैं और इस कंसोर्टियम में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स। वो इस मैरी सेलेस्टी का एक नया कैप्टन बनता है और फाइनली 1872 वो समय आ जाता है जिस समय ये मिस्टीरियस घटना घटने वाली होती है। 1872 में इस जहाज के जो कैप्टन होते हैं ब्रिग्स, उनको एक ट्रिप करनी होती है और उस ट्रिप में न्यूयॉर्क से 1701 बैरल अल्कोहल को पहुंचाना होता है इटली की जेनोवा सिटी में। और फाइनली 7 नवंबर 1872 में 10 लोग इस शिप के साथ निकल पड़ते हैं इस जर्नी पर। उन 10 लोगों में से कैप्टन, उनकी वाइफ और उनकी बेटी होती है और बाकी 7 लोग क्रू मेंबर्स होते हैं। बेंजामिन जब इस सफर पे निकलते हैं तो उससे एक रात पहले वो अपने दोस्त के साथ बैठते हैं जिसका नाम होता है मोर हाउस। मोर हाउस को बेंजामिन के निकलने के कुछ दिनों बाद ही अपने एक जहाज को ले जाना होता है सेम उसी रूट से जेनोवा तक जहां मैरी सेलेस्टी को जाना होता है। तो ऐसे बेंजामिन निकल जाते हैं अपने इस जहाज के साथ और इस सफर पर उनको काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस सफर के शुरू होने के कुछ समय बाद ही समुद्र के अंदर काफी भयंकर तूफान पैदा होता है और वो तूफान ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक चलता है और 2 हफ्तों के बाद वो तूफान थोड़ा शांत होता है और फिर से बेंजामिन अपने इस जहाज को लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रिग्स के पास शिप की एक लॉग बुक होती है जिसके अंदर ब्रिग्स को काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो 25 नवंबर 1872 को ब्रिग्स अपनी एंट्री करते हैं उस लॉग बुक में जिसमें वो अपने शिप की पोजीशन लिखते हैं कि वो अजोर से ऑलमोस्ट 6 नॉटिकल माइल्स दूर है, यानी कि 11 किलोमीटर दूर है। तो जैसा कि हमने बताया था कि मोर हाउस उसी सेम रूट से निकलने वाले होते हैं कुछ दिनों बाद। और 4 दिसंबर को जब मोर हाउस का शिप समुद्र की एक जगह पर पहुंचता है तो उन्हें दिखता है कि दूर से एक बड़ा सा शिप अजीब तरीके से उनके शिप की तरफ आ रहा है और फिर मोर हाउस अपने इस शिप को और पास ले जाता है उस जहाज के। तो जब ये उस जहाज के काफी पास पहुंच जाते हैं तो इन्हें उस जहाज के ऊपर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में फिर ये अपने जहाज से सिग्नल भेजते हैं उस जहाज के ऊपर, लेकिन उस सिग्नल का सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ऐसे में मोर हाउस अपने क्रू मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को उस जहाज के ऊपर जाने के लिए कहते हैं। तो जब वो 2 लोग उस जहाज के ऊपर जाते हैं तो उस जहाज के ऊपर नाम लिखा हुआ देखकर वो मोर हाउस को बताते हैं कि ये तो मैरी सेलेस्टी है। और ये सुनकर मोर हाउस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर मैरी सेलेस्टी इस समय पर इस जगह पर क्या कर रही है। अब तक तो इस जहाज को इसकी मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए था। और उस जहाज के और अंदर जाने के बाद ये पता लगता है कि उस जहाज के ऊपर कोई भी इंसान नहीं है। मैरी सेलेस्टी के होल्ड में ऑलमोस्ट 1 मीटर का पानी भरा होता है जो कि उस शिप के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। साथ ही वो लोग देखते हैं कि उस जहाज के ऊपर जो लाइफ बोट है वो भी मिसिंग है। लाइफ बोट जहाजों के ऊपर इसलिए दी जाती है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो लोग उस लाइफ बोट का यूज करके उस जहाज से भाग सके। तो वो लाइफ बोट भी गायब थी उस शिप के ऊपर से। साथ ही जो शिप के पेपर्स थे वो भी गायब थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल थी। जिस अल्कोहल को उस शिप के थ्रू ले जाया जा रहा था वो भी पूरी तरीके से प्रेजेंट था उस शिप के ऊपर। कोई भी आग लगने का, एक्सप्लोजन होने का, चोरी होने का या फिर कोई भी वायलेंस होने का एविडेंस उस शिप के ऊपर नहीं मिलता। उस शिप के ऊपर खाना भी काफी अमाउंट में था। इसका मतलब कि खाने की कमी तो नहीं हुई होगी उन लोगों को। लेकिन ब्रिग्स जो कि मैरी सेलेस्टी का कैप्टन था उसकी तलवार वहां पाई जाती है और साथ ही उस शिप के अंदर ब्रिग्स की लॉग बुक पाई जाती है जिसके अंदर वो ब्रिग्स की 25 नवंबर को की गई हुई एंट्री को देखते हैं। और उस एंट्री को देख के वो लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उस एंट्री में जो ब्रिग्स ने अपनी लोकेशन लिख रखी थी वो उस लोकेशन से जहां वो शिप पाई गई है वहां से ऑलमोस्ट 740 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब कि 740 किलोमीटर दूर से ही ये शिप अपने आप चलता आ रहा है। ये सब देखने के बाद मोर हाउस सोचते हैं कि अब वो इस शिप को गिब्राल्टार ले जाते हैं और गिब्राल्टार ले जाने के बाद वो इस शिप के ऑनर से इसका कुछ हिस्सा ले लेंगे। पहले समुद्र के लॉ के अकॉर्डिंग ये हुआ करता था कि अगर किसी भी पर्सन को बीच समुद्र के अंदर कोई जहाज पाया जाता है और अगर फिर वो पर्सन उस जहाज को लेकर चले जाता है उसके मालिक के पास तो उसका कुछ % हिस्सा उस पर्सन को मिल जाएगा। तो ऐसे फिर मोर हाउस इस मैरी सेलेस्टी को ले जाते हैं गिब्राल्टार और गिब्राल्टार जाते ही वहां का कोर्ट मैरी सेलेस्टी को जब्त कर लेता है क्योंकि इसके बाद उसके ऊपर हियरिंग्स होंगी और तभी मोर हाउस को क्लेम मिलेगा। तो 13 दिसंबर को मोर हाउस गिब्राल्टार पहुंच जाते हैं और 17 दिसंबर को हियरिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो जब हियरिंग्स स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी मैरी सेलेस्टी को। तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन टीम जाती है उस शिप के ऊपर और काफी ऐसी चीजें पता लगती है जो अब तक पता नहीं थी। वो लोग देखते हैं कि इस शिप के ऊपर काफी ज्यादा नुकीले हथियार से जैसे कि कुल्हाड़ी से इस शिप के बॉ को काट रखा है।
उसके ऊपर कट के निशान हैं और उसको देखकर ये लगता है कि ये जानबूझकर किए गए हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है। साथ ही जो ब्रिग्स की तलवार उसमें पाई गई थी उसके ऊपर उन्हें खून देखने को मिलता है और जो शिप की रेलिंग्स थी वहां पे भी कुछ खून के निशान देखने को मिलते हैं। वो टीम ये भी बताती है कि इस शिप की कहीं कोई टक्कर भी नहीं हुई है। और इन सभी एविडेंसेस को देखने के बाद जो इस हेयरिंग के जज होते हैं वो ये मान लेते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है, इस मिस्ट्री के पीछे जरूर इंसान का हाथ है। और वो बताते हैं कि मोर हाउस ने इस क्लेम के लिए उस शिप के ऊपर जाकर ब्रिग्स की पूरी फैमिली को और वो 7 क्रू मेंबर्स को मार डाला और उस समय तक भी सबको यही लग रहा होता है। लेकिन दोस्तों उसके कुछ समय बाद जब साइंटिफिक रिपोर्ट्स आती हैं तो इस जज की सारी थ्योरी फेल हो जाती है। उस साइंटिफिक एनालिसिस में ये पता लगता है कि वो जो निशान तलवार के ऊपर पाए गए थे वो खून के नहीं थे और जो रेलिंग के पास निशान पाए गए थे वो भी खून के नहीं थे। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी था कि मैरी सेलेस्टी के जो बॉस हैं उनके ऊपर जो कट का निशान है वो मेन मेड नहीं है, वो नेचुरल तरीके से आया है। और इन सब चीजों को देखने के बाद उस जज की सारी थ्योरी फेल हो जाती है और फाइनली 25 फरवरी 1873 में जज के सामने कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे मैरी सेलेस्टी को रिलीज करना पड़ता है। और उसके बाद मोर हाउस को भी उसका क्लेम मिल जाता है, लेकिन वो क्लेम बहुत ज्यादा कम होता है, वो सिर्फ 20% होता है शिप और कार्गो की पूरी कीमत के। और फिर उसके बाद 26 जून को ये शिप जेनोआ पहुंच जाता है और अपने कार्गोज को वहां पर उतार देता है और ऐसे ही ट्रिप कंप्लीट होती है। और फिर वापस सितंबर में वो शिप आ जाता है न्यूयॉर्क। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इन सब के थ्रू इस शिप का नाम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर 1874 में इस शिप का मालिक इसे बहुत ही कम दामों पर बेच देता है, जिसकी वजह से उसको काफी सारा नुकसान भी होता है। और ये शिप जिसे बेचता है वो न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन होता है और उस बिजनेसमैन के शिप को खरीदने के बाद उसका काफी सारा नुकसान होता है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और उसके कुछ टाइम बाद फिर से इस शिप का एक कैप्टन उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद सभी लोगों के मन में ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये शिप तो एक शापित है, इसके ऊपर श्राप है, जो भी इसे खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा या तो उसकी जान चली जाएगी। और ऐसे इस शिप को घोस्ट शिप का भी नाम मिला। उस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों ने अपनी थ्योरी दी, लेकिन किसी की भी थ्योरी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती इस इंसिडेंट को और ये रहस्य आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर में वो 10 लोग गए तो गए कहाँ।